लगभग यहाँ 9 मिलियन पुस्तकें थी, मतलब 90 लाख बुक, 90 लाख प्रकार की पुस्तकें। सोच, सीधा उनकी भर्ती यहाँ दाखिला नहीं हो जाती थी, बल्कि दाखिला के लिए इनको प्रतियोगिता परीक्षाएं का आयोजन करना होता था। प्रतियोगिता शायद जो आज हम सुनहरे पन्नों में, इतिहासों में ये पढ़ते आ रहे हैं कि भारत जो हमारी सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो आज सोने का हाथी कही जाती। लेकिन आपके अंदर जलन की भावना है, अशिक्षा का उद्भव हो गया, अशिक्षा का एक बहुत बड़ा आप कारक बन गए हैं। तो इस प्रकार के भवनों को न जलाएं, बल्कि शिक्षा को ग्रहण करके ज्ञान की ज्योति को जलाएं। अभी हम लोग विश्वविख्यात, बड़े ही मशहूर, बिहार के एक बहुत ही प्राचीन विश्वविख्यात विरासती, कहीं न कहीं प्राचीन ऐतिहासिक स्थली पर खड़े हैं। अभी हम लोग जिस प्रांगण में, जिस परिसर में खड़े हैं, वो लगभग आज से 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अपने ऐतिहासिक पन्नों में अपना नाम, अपना परचम फहरा रही है, और कहीं न कहीं हजारों साल से फहराती आती रही है, दिखती रही है। अभी जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, वो नालंदा जिला स्थित नालंदा जिला विश्वविद्यालय है, जैसा कि आपको पीछे के नज़ारे से देखने को मिल रहा होगा। लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही यहाँ की जो धर्मस्थली है, बिहार की ये जो स्थली है, वो अपना कहीं न कहीं देश दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी ऐतिहासिकताओं को, अपनी ऐतिहासिकता के परचम को विश्वविख्यात पर परचम के रूप में फहराई है। हमारे पीछे जो विश्वविद्यालय आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। जिस समय इसका निर्माण कराया गया, इस उद्देश्य से कराया गया था कि वो भारतवर्ष जिसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, वहाँ लोग पढ़े, कहीं न कहीं शिक्षा के महत्व को उन्नति मिले, शिक्षा का बढ़ावा हो, जिसको लेकर के यहाँ एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय बनाए गए। जिस समय ये विश्वविद्यालय चलाया जा रहा था, उस समय देश दुनिया के अलग अलग जगहों से, और पूरे भारत में 2 से 3, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये उत्तरी भारत का नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही विश्वविख्यात था। देश दुनिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ, बच्चे यहाँ आया करते थे, और लगभग बड़ी तादाद में, लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ा करते थे, और देश दुनिया के अलग अलग अपने अपने देशों में जाकर, देश दुनिया के अलग अलग जगहों में जाकर के इसकी ऐतिहासिकताओं को, इनसे जो उनको शिक्षा मिली है उसका परचम फहराते थे। इस तरह का ज्ञान का उद्भव का एक केंद्र था। लेकिन बदलते हुए समय में जो कहीं न कहीं हर युग में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, और अशिक्षा के बढ़ावा को देने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो उसी अशिक्षा के बढ़ावा को जन्म देने के लिए, अशिक्षा का परचम फहराने के लिए कुछ ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारी जो अशिक्षित थे, और कहीं न कहीं उनकी एक दुश्मनी थी शिक्षा जगत से, उन्होंने लगभग 1200 ईस्वी में इसमें आग लगा दी, जिसके कारण बस यह एक खंडहर के रूप में, अवशेष के रूप में अभी भी यहाँ पर तादाद है, उपस्थित है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस प्रांगण में, जिस बिल्डिंग को आप करीब से यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार विश्व के अलग अलग देशों से लोग आकर के पढ़ते थे। और ये मतलब जो बच्चे यहाँ दाखिला लेते थे पढ़ने के लिए, वो केवल एक देश के नहीं होते थे, और सीधा उनकी भर्ती यहाँ दाखिला नहीं हो जाती थी, बल्कि दाखिला के लिए इनको प्रतियोगिता परीक्षाएं का आयोजन करना होता था। प्रतियोगिता परीक्षा को जब ये अटेम्प्ट करते थे, उसको जब निकालते थे, जिस समय जैसे आज के समय में हम लोग कंपटीशन को फाइट करके किसी विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में नामांकन कराते हैं, उसी प्रकार से जब मतलब उस समय की जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती थी, उसको जब बच्चे पास कर लेते थे अच्छे मार्क्स से, तब उनका नामांकन जो है इस प्रकार के विश्वविद्यालय में होता था, और जहां से वो पढ़ करके देश दुनिया के अलग अलग कोनों में जा करके इस यहाँ से जो पढ़े हुए अध्ययन होते थे, ज्ञान के स्रोत होते थे, उसको विश्व के अलग अलग जगहों में परचम फहराने का कार्य करते थे। अलग अलग ऐतिहासिक क्रम में बहुत सारे ऐसे जो चीन, मतलब उस समय के विद्यार्थी थे, कहीं न कहीं आगे चलकर जो एक विद्वान प्रकांड पंडित बन गए अध्ययन के क्षेत्र में, जैसे कि हुएनसांग, फाहियान, सभी लोग चीनी यात्री यहाँ आए थे, और भारत का भ्रमण करके उन्होंने यहाँ का यात्रा वृत्तांत लिखा था, जिससे आज भी हम लोग को साहित्यिक तौर पर भारत के बारे में, भारत के खास तौर पर ये जो मगध का ये जो क्षेत्र है, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय अभी अवस्थित है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यह एक खंडहर के रूप में अभी अवशेष
अवशेष के रूप में बचा हुआ। आपको लगभग चारों तरफ देखने को मिल रहा होगा कि लगभग एकड़ों में यह ज़मीन, यहाँ के अवशेष पड़े हुए हैं और लगभग हजारों की तादाद में, लगभग 10,000 से 15,000 बच्चे यहाँ आते थे और अलग अलग विषयों की पढ़ाइयाँ करते थे, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो या फिर रसायन शास्त्र हो। इन विषयों को काफ़ी बारीकी से अध्ययन कराया जाता था, इस पे शोध होते थे और उस पर जब वो शोध करके बड़े बड़े मतलब कहीं ना कहीं बड़े बड़े रिसर्चों को जन्म देते थे। लेकिन शिक्षा जगत को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ ऐसे आक्रमणकारी थे जिन्हें ये लगता था कि अगर इस शिक्षा के उद्भव के केंद्र को अगर जागृति दी जाए, उत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, तो हो सकता है वो भारत की भूमि जिसे विश्व के अलग अलग जगहों पर सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, वो आगे चल कर के सोने की हाथी के नाम से जाना जाने लगे। इसको लेकर के उन्होंने इस चीज़ को हटाने के लिए कहीं ना कहीं इसका जो ये बड़े तादाद में फैला हुआ जो ये शिविर था, विद्यालय था, उसको तहस नहस करा दिया, इसको तुड़वा दिया। हालांकि जैसे जानकारी के मुताबिक जो ऐतिहासिक स्रोते हैं उनसे जानकारी यह लगती है कि इसमें आग लगा दिया गया था। आग लगाने के बाद 20वीं शताब्दी में इसका उत्खनन किया गया, खोज की गई, इसको कहीं ना कहीं खोद कर निकाला गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लगभग 6-7 मंदिर, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विहार हैं जो प्राप्त हुए हैं, जिस पर पुरातत्व विशेषज्ञ जो है दिन प्रतिदिन खोज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों के लिए और प्रसिद्ध था और देश दुनिया के कितने ऐसे देश थे जहाँ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और क्या जिस जगह पे खड़े हूँ ये वो नालंदा की भूमि है, ये वो कहीं वैशाली का क्षेत्र है जहाँ पर महावीर, जो कहीं ना कहीं महात्मा महावीर के नामों से हमारे इतिहास में जाने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल के 14 वर्ष यहाँ गुजार दिए। यहाँ के जितने भी आपको इस शहर के छोटे बड़े जो स्तूप स्मारक देखने को मिलेंगे, उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चाहे विश्व के अलग अलग जो धर्म है जैसे कि हिंदू धर्म, वो कितनी सहजता के साथ एक साथ समायोजन होकर के, एकजुट होकर के एकता का प्रतीक के रूप में अपनी विश्व ख्याति से लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे थे और शिक्षा जगत में क्रांति ला रहे थे। लेकिन एक कहावत है ना, चाहे युग कोई भी हो, जलने वाले की और जलाने वाले की कमी नहीं है। तो जो उद्भव, जो एक नई क्रांति भारतवर्ष को दे सकती थी, भारत को देश दुनिया में सबसे अव्वल विश्व गुरु बना सकती थी, उसको रोकने के लिए इसको जला दिया गया। और जरूरी नहीं है कि वो उस युग में हुआ, ये इस युग में भी हो सकता है। जो भी अशिक्षित लोग होंगे, आक्रमणकारी होंगे या फिर अशिक्षित कारक होंगे, जब तक वो शिक्षा को ग्रहण किए रहेंगे तब तक वो दीप जलाने का नहीं, ज्ञान का ज्योति जलाने का काम नहीं, बल्कि इस तरह के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को जलाने का काम करेंगे। तो हमने आपको काफ़ी बारीकी से, काफ़ी करीब से दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार कुछ ऐसे आक्रमणकारी थे जो अतिक्रमण पर उतर गए थे और विश्वविख्यात ये जो मगध का साम्राज्य था, मगध की भूमि थी, उसको नीचा दिखाने के लिए कितने प्रयत्न किए, किस प्रकार से इसको तहस नहस का केंद्र बना दिए। यहाँ जो पुरातत्व साक्ष्य के जो भी वैज्ञानिक हैं, उनके जानकारी के मुताबिक लगभग यहाँ 9 मिलियन पुस्तकें थी, मतलब 90 लाख बुक, 90 लाख प्रकार की पुस्तकें। सोच लीजिए कितने लोग उसको पढ़ते रहे होंगे और कितना वो शिक्षा के जगत में क्रांति ला देता। लेकिन जब इसको आग लगा दिया गया तो ये भी जानकारी लगती है कि लगभग 3 महीने लग गए थे उनको जलने में। सोच करके आप अंदाजा, कल्पना के अनुसार लगा सकते हैं कि जिन पुस्तकों को जलने में, जिस स्मारक को जलने में 3 महीने लग गए, उसकी ख्याति कितनी रही होगी, उस पुस्तकों की तादाद, संख्या कितनी रही होगी। और ये बिल्डिंग है, इमारत जो आपको देखने को मिल रहा है, वो उसका कितना भव्य इमारत रहा होगा। यहाँ पर हमारे आम ग्रामीण, हमारे शिक्षक है, वो भी उपस्थित है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे हम लोग पढ़ते तो बहुत दिनों से आ रहे हैं कि लोग अतिक्रमण करते हैं, आक्रमणकारी जलाने का काम करते हैं, शिक्षा को रोकने का काम करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, इसको जला देने का, ध्वस्त कर देने के पीछे का कारण? मेरे यहाँ जो है ना,
सो अच्छे उत्कृष्ट लोग हुआ करते थे जी। विज्ञान के क्षेत्र में, और यहाँ से पढ़ के बड़े बड़े वैज्ञानिक बना करते थे उस ज़माने में जी। तो उसको जलन की भावना हुई, जिसके जी। कारण वो चाहते थे कि यहाँ का जो वैज्ञानिक हो वो कहीं ना कहीं इसको जला देने से फेल हो जाएगा, जी। जिसके वजह से यहाँ के किताबों में आग लगा दिया गया और ध्वस्त कर दिया गया, इसको जला दिया गया। हाँ जला दिया गया। अगर सोच कर देखिए, कल्पना करते हैं कि इतने लंबे शिविर में ये जो फैला स्मारक है, अगर नहीं जला होता तो इसका प्रभाव जो अभी आधुनिक भारत है उस पर किस प्रकार पड़ता? देखिए, आधुनिक भारत पर तो प्रभाव पड़ता ही। आज बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है जी। अगर ये विश्वविद्यालय होता तो हमारा जो बिहार है काफ़ी आगे बढ़ा हुआ होता, और उस ज़माने में भारत की राजधानी हुआ करती थी जी। कहीं ना कहीं, और अगर ये विश्वविद्यालय होता तो हम लोग कहीं ना कहीं इस बिहार को काफ़ी ऊंचाई पर लेके मतलब बढ़े हुए रहते, जी। जिसके हम लोग काफ़ी पीछे हो गए। कुछ बाढ़ भी इसका कारण है, लेकिन अभी जो मेरा मूल जो कारण है, मूल जो यहाँ पर हम लोग बात करने आए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जो विख्यात विश्वविद्यालय है, जिसको सारी जानकारी आपने दे ही दी कि 3 महीना तक आग लगा, सारा चीज़ सारा किताब जो है सो ध्वस्त हो गया, जिससे यहाँ के लोगों को जो वैज्ञानिक हुआ करते थे उस ज़माने में, वो सारा वैज्ञानिक को कहीं ना कहीं फेल्योर करने का उसका तरीका था जलन की भावना। जी। जिस यही मतलब जलन की भावना ने आग लगा दी, जला दिया। जी। देख रहे हैं आपको हम आप करीब से थोड़ा आकर के दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने क्षेत्र में, कितने प्रकोष्ठ में ये विश्वविद्यालय जो है फैला हुआ है, बटा हुआ है। देख लीजिए मेरे पीछे जो आपको ये ध्वस्त खंडहर दिख रहा है, यही वो नालंदा विश्वविद्यालय। फिर से बता दूं, ये नालंदा वो भूमि है जो लगभग हजारों सालों से अपनी ऐतिहासिकताओं को विश्व के अलग अलग पन्ने में सुनहरे अक्षरों से अपना इतिहास का परचम फहरा रही है, और अभी भी कितने वर्षों तक फहराएगी इसका कोई और अंत नहीं है। हालांकि इस विश्वविद्यालय का निर्माण जो है 5वीं शताब्दी में कराया गया, ताकि जो हमारे ये मगध का क्षेत्र हो, ये भारत का जो साम्राज्य हो, वो विकसित हो सके, शिक्षा के जगत में क्रांति लाया जा सके, और उसको लेकर के उत्तर भारत के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से इसको खोला गया था, ताकि ये लोगों को बहुत प्रभुत्व लाए, लोगों में बहुत बड़ा जानकारी का स्रोत बने, केंद्र बने। लेकिन जलन की भावना ने इसको जला दिया। और मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसको नहीं जलाया गया होता तो शायद जो आज हम सुनहरे पन्नों में, इतिहासों में ये पढ़ते आ रहे हैं कि भारत जो हमारी सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो आज सोने का हाथी कही जाती। लेकिन जलन की भावना ने कहीं ना कहीं इसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन हम लोग प्रयत्न है, आज भी बहुत सारे ऐसे भारत के, बिहार के ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो प्रतिदिन अपना मेहनत से कार्य कर रही है, ताकि जिन बुलंदियों के सपनों को लेकर के उस समय के कुमार गुप्त ने इस ऐतिहासिक स्मारक को जन्म दिया, ताकि बच्चे यहाँ आए, पढ़े, समझे एवं ज्ञान की उद्भव की भूमि के रूप में इसको देश दुनिया के अलग अलग कोने में निखारे, उसको आज भी लोग प्रयत्नरत है करने को लेकर के। देख लीजिए कितने सारे स्लॉट्स बने हुए हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते थे एज अ हॉस्टल के रूप में, जैसे छात्रावास होता है जहाँ बच्चे दिन प्रतिदिन का दिनचर्या गुजारते हैं, रहते हैं, खान पान करते हैं एवं पढ़ते हैं, उसी प्रकार का यह क्षेत्र था। लोग यहाँ जो बच्चे हैं अलग अलग देश दुनिया के आते थे, पढ़ते थे और अपना जीवन यही व्यतीत करते थे। यहाँ से जो बच्चे पढ़ कर के गए, चाहे वो चीन के हो, चाहे देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्र के हो, चीन के हो, अफगानिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के बच्चे यहाँ आए, पढ़े। यहाँ से बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, यहाँ का यात्रा वृत्तांत है जो लेकर के अपने देश में गए, और वहाँ जाकर भी उन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाए और अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित किया, भारत के ज्ञान से लोगों को प्रभावित किया। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर जलन की भावना है, अशिक्षा का उद्भव हो गया, अशिक्षा का एक बहुत बड़ा आप कारक बन गए हैं, तो इस प्रकार के भवनों को न जलाएं, बल्कि शिक्षा को ग्रहण करके ज्ञान की ज्योति को
जलाएं। अगर आप ज्ञान की ज्योति को जलाएंगे तो एक दिन फिर से कह रहा हूँ यही बात है कि जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो आधुनिक भारत जो है सोने का हाथी कहा जाएगा। अगर नहीं, इसी प्रकार से अशिक्षा को जन्म देते देते अगर हम लोग इस प्रकार के स्मारक को, इस प्रकार की बिल्डिंगें और इसमें लाखों करोड़ों जो पुस्तकें थी उसको जलाने का काम करेंगे तो जो सोने की चिड़िया कही जाती थी एक दिन मिट्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी। इसका कोई इतिहास नहीं रहेगा। इसका जो इतिहास जो हमें लोगों को गौरवान्वित करता है कहीं ना कहीं शर्मसार कर देगा, सारे लोगों के सामने झुकने का विवश कर देगा। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप इन सारी जो अतिक्रमण है जो इतिहास में घटी है उन सारी अतिक्रमणों से सीख लेकर के इस प्रकार के स्मारकों और इस प्रकार के जो यहाँ जलाए गए पुस्तक थे या फिर जो अंदर से जलन की भावना थी उसको न जन्म दे करके ज्ञान की ज्योति की जलन को भावना को जन्म दे, ताकि आप विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो ज्ञान की ज्योति यहाँ से सीख करके जाएंगे उसको फैलाने की कोशिश करेंगे और फैलाएंगे भी। हम बस एक छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम से ऐतिहासिक भूमि नालंदा से नालंदा विश्वविद्यालय के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाने की कोशिश की है, यहाँ की एक छोटी सी इतिहास समझाने की कोशिश की है। बाकी इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में, हमारे प्रयास के बारे में या फिर यहाँ पर जो कांड हुए या फिर जो अतिक्रमण हुए उन सारी विचारधाराओं के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।